हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए ई बटे एम का जो मान है वो कैसे निकाला गया था वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उस दिन मैं लिखवा दिया था, समझा नहीं पाया था, ठीक है ना। तो आज पूरी डिटेलिंग करेंगे। तो हट जाइए, ई बटे एम का मान तो कैसे कैलकुलेट किया गया वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारी जो कैथोड किरणें निकल रही थी वो कैथोड से निकल रही थी, जो कैसा था, माइनस। तो ये जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, अगर इनके बीच में मैं विद्युत प्रवाहित कर दूं तो आपको पता है ये विक्षेपित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। अगर इन किरणों के बीच में मैं चुंबक लगा दूं तब भी ये विक्षेपित हो जाएंगे किसी भी एक दिशा में, चाहे इधर हो और चाहे वो इधर हो, किसी एक दिशा में मुड़ जाती हैं। ये मैंने आपको इसके गुण में बताया था कि ये विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, मुड़ जाती हैं। ये मैंने पॉइंट आपको समझाया था, याद ना सभी को। अब इसमें इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, ई बटे एम के मान की गणना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के आधार पर। तो देख लीजिए, मैंने आपको यह भी बता रखा था पॉइंट कि जो कैथोड किरणें होती हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कणों से मिलकर बनी है, बताया था। तो मान लेते हैं कि ये कण है, ठीक है ना। इस कण को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, प्लस माइनस। तो ये देखिए कण है कैथोड का, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है। इस पे माइनस चार्ज होता है तो ये प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है ना मेरा। ये एक इलेक्ट्रॉन है या कैथोड किरण का एक छोटा सा पार्टिकल्स है, तो ये माइनस वाला होता है, प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने चुंबक लगा दी। यहां पे मैंने चुंबक लगा दी। जैसे मैं चुंबक लगाई तो चुंबक ने भी कुछ प्रभाव डाला यहां पे। तो जब चुंबक ने प्रभाव डाला यहां पे, अगर मैं ये हटा दूं तब भी ये किसी ना किसी एक दिशा में विक्षेपित होगा। अब चाहे एस या नॉर्थ साउथ, किसी एक दिशा में विक्षेपित होगा। लेकिन जब मैंने यहां पर लाइट लगाई और चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इतना लगाया और विद्युत क्षेत्र भी इतना लगाया। दोनों मैंने इतने कैलकुलेट करके, मतलब फिक्स करके एक ऐसी वैल्यू, यानी कि इतना यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और इतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया कि ये कण जो है स्थिर हो जाए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न किया कि ये कण जो है माइनस का था, पॉजिटिव की दिशा में भाग रहा था, वो भागना बंद कर दे। इतना ज्यादा हमने यहां पर क्या किया है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। यहां पे देखिए इसके परपेंडिकुलर पर मैंने देखिए लगाया है चुंबक। ऐसा करने से क्या होता है कि यहां पे जो पार्टिकल्स जो प्लस की ओर भाग रहे थे एनोड की ओर, वो भागना बंद कर देंगे। मतलब इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देना है हमें यहां बेटा, और चुंबकीय क्षेत्र भी इतना उत्पन्न करना है कि ये जो पार्टिकल्स प्लस की ओर भागने की कोशिश कर रहा था वो ना भागे, वो स्थिर हो जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है
कि जब आप चुंबक लगा दोगे तो जो कण ये प्लस की ओर जा रहा था वो माइनस की ओर भी जाएगा और प्लस की ओर भी जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसी की दिशा में नहीं जाएगा और ये स्थिर हो जाएगा। और जब ये स्थिर हो जाएगा तब इसके E/m का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको मैं आपको एक चित्र की सहायता से समझाता हूं, देखिए कैसे किया गया। तो हमने क्या ली थी, एक कैथोड रेज, तो बिल्कुल सेम वैसे ही होती है, बस थोड़ा सा यहां पे चेंजिंग कर देते हैं। आप अच्छे से बना लेना। यहां पर जो है जिंक सल्फाइड की जो है प्रदीप्त पर्दा लगा देते हैं, प्रतिदीप्ति पर्दा लगा देते हैं, ठीक है ना, प्रतिदीप्त पर्दा लगा देते हैं। यहां देख लीजिए हमने क्या है, यहां पे कैथोड ले रखा है, नेगेटिव होता है। इसके आगे मैंने एक छिद्रयुक्त एक छड़ लगा दी है जो एनोड का काम करेगी, प्लस का। और इसके बीच हमने क्या कर दिया, यहां पे हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की है। फिर इसके बीच में हमने क्या किया है बेटा, यहां पर 2 विद्युत क्षेत्र लगा दिए, ठीक है ना। फिर मैंने इसके परपेंडिकुलर पर एक चुंबक लगा दी। यहां से जो है इस छिद्र से जो है ये कैथोड किरणें निकलती हैं, ठीक है ना, इससे टकराएंगी, चमक उत्पन्न करेंगी। लेकिन जब यहां पर मैं ये चुंबक और विद्युत क्षेत्र दोनों लगा दूंगा तो इसके जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो स्थिर हो जाएंगे। बात समझ में आए? तो जो चुंबकी और जो विद्युत, तो जो मैं विद्युत प्रवाहित कर रहा हूं उसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश या कैथोड किरणों का आवेश E बोलते हैं उसको। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको M बोलते हैं। जितनी हमने विद्युत प्रवाहित की है उतना ही चार्ज उत्पन्न होगा, उसको E बोलते हैं। और जो हमने यहां पर क्या बोला था, जो हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उसको हम M बोलते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा जितनी हमने प्रवाहित की है जिसके कारण वो पार्टिकल्स रुक गया, स्थिर हो गया, उसको E बोलते हैं। जितनी हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, जितना हमने चुंबक लगाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जितना भी चुंबकत्व वहां उत्पन्न होगा तो वो बोलते हैं M, द्रव्यमान हमारा। E हमारा आवेश है, चार्ज है, ये चार्ज होता है, और ये मास होता है, द्रव्यमान। लेकिन ये विद्युत का है, ये चुंबक का है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक चुंबक का है और एक विद्युत का है, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? ये चित्र आपको बनाना है, फटाफट बना लीजिए इसको, फिर मैं हिंदी लिखा देता हूं और कुछ बातें और समझाऊंगा, ठीक है ना। हो गया? चलिए अब देखिए, इसकी जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। थॉमसन पढ़ते हैं, टॉमसन लिखते हैं बेटा। 1897 ईस्वी में, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट किया था आपको क्लियर हो गया ना, पूरा का पूरा कितना होता है मान, क्यों कितना मान होता है पता है ना सभी को? हो गया? चलिए तो बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, समझिए, जितनी ज्यादा आप विद्युत प्रवाहित करोगे, जितनी ज्यादा कैथोड किरणें उतना ज्यादा विक्षेपित होंगी,
विक्षेप होंगी कह सकते हो, मुड़ना जिसको बोलते हैं। मैंने क्या बोला है, जितना आप जितनी ज्यादा आप विद्युत प्रवाहित करोगे कैथोड किरणें उतनी ज्यादा विक्षेप होंगी या विक्षेपित होंगी। जितना ज्यादा आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करोगे किरणें उतनी ज्यादा, कैथोड किरणें उतनी ज्यादा विक्षेपित होंगी। तो यहां पर अगर आपने चुंबक विद्युत क्षेत्र लगा दिया और कैथोड किरण डाली, तो अगर आपने विद्युत कम प्रवाहित की तो कम मुड़ेंगी, अगर आपने ज्यादा प्रवाहित की तो ज्यादा मुड़ेंगी, आपने और कम विद्युत प्रवाहित की तो और कम मुड़ेंगी और कम विक्षेपित होंगी। ऐसे जितनी आप कम विद्युत प्रवाहित करोगे कैथोड किरणें उतनी ही कम मुड़ेंगी। और जो मैंने चुंबक लगाया है, तो जितना आप चुंबकत्व तो अधिक उत्पन्न करोगे कैथोड किरणें किसी एक दिशा में उतनी ज्यादा मुड़ेंगी। जितनी ज्यादा चुंबकत्व वाला चुंबक ले लो आप, उतनी ज्यादा किरणें विक्षेपित होंगी। तो चित्र बन गया ना आप लोगों का। चलिए इसमें फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए, जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में, जे थॉमसन ने, थॉमसन पढ़ते हैं टॉमसन लिखते हैं बेटा, जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में E/M आवेश द्रव्यमान के अनुपात का, E/M आवेश द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण किया। E/M निर्धारण क्या लिख गया। चलिए आगे लिखिए, उपरोक्त चित्रानुसार कैथोड किरण नली ठीक है ना, उपरोक्त चित्रानुसार इसको बोलते हैं CRT, कैथोड रेज ट्यूब। CRT कैथोड रेज ट्यूब, इसका नाम बता रहा हूं बेटा। उपरोक्त चित्रानुसार कैथोड किरण नली का प्रयोग किया, कैथोड नली का प्रयोग किया। इसमें कैथोड रेज को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं से गुजारा। तथा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार समायोजित किया, व्यवस्थित रखा, या एक कह सकते हो कि एक ऐसा इतनी विद्युत धारा प्रवाहित की और इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया कि कण स्थिर हो जाए। ठीक है ना, समायोजित किया कि कैथोड रेज का विक्षेप अर्थात मुड़ना एक दूसरे से निरस्त हो जाए। इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/M 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/M 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त किया। इसको आप किलोग्राम में लिख सकते हो, 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, नोट कर लीजिए मान वैल्यू है E/M का।
हाँ नोट कर लीजिए, वैल्यू नोट कर लीजिए। अब हेडिंग पड़ेगी कारक। जो E बटे M का मान निकाला है उसके आधार पर कुछ कारक दिए उन्होंने, कुछ कारक बताया उन्होंने, ध्यान से सुनिए समझिए। नंबर 1, विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत और चुंबक लगाया था हमने कि नहीं लगाया था? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, क्षेत्र के प्रभाव में कैथोड, कैथोड ठीक है ना, किरणों में क्या होता है? सॉरी नंबर 1 नहीं है, थोड़ा ध्यान सुनिए। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कैथोड किरणों, कैथोड किरणों के विचलन, के विचलन निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। अब नंबर 1 डालिए, पहले इतना लिखवा दूं, जरूरी होता है, मैंने सोचा पहले नहीं लिखवाएंगे, फिर सोचता हूं लिखवा दूं, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब देखिए नंबर 1, नंबर 1 क्या था? किसी कण पर, सुनना ध्यान से, किसी कण पर, पॉइंट सुनना, जितना अधिक आवेश होता है, जितना अधिक आवेश होता है, जितना अधिक आवेश होता है उसका विक्षेप, उसका विक्षेपण मतलब मुड़ना, विक्षेपण भी अधिक होता है, भी अधिक होता है, अब अधिक होगा। देखिए कोई भी अगर पार्टिकल्स, जितना ज्यादा उस पर आवेश होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, बस चार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा माइनस चार्ज या जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा वो मुड़ जाएगा, उतना ज्यादा वो विक्षेप होगा। पहला कारण इन्होंने ये दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट समझिए। कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान कम होने पर, कम होने पर क्या होता है? कम होने पर विक्षेप कम होगा, विक्षेप कम होगा। कण का द्रव्यमान कम होने पर, अगर किसी कण का द्रव्यमान कम है, मतलब मास कम है, उसका वेट कम है, तो उसका विक्षेप भी कम होगा, ठीक है ना। हल्का है ना तो विक्षेप कम होगा, ऐसा बता रहे हैं कारक में। द्रव्यमान कम जितना होगा, आप समझ सकते हो। देखिए वेट, आप मास जानते हो, द्रव्यमान वेट भार जानते हो ना, जितना हल्का होगा उतना कम मुड़ेगा, ठीक है ना। जितना अधिक होगा कण का द्रव्यमान उतना ज्यादा मुड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 3 देखिए, विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखवाई है मैंने कि नहीं? क्षेत्र की तीव्रता यानी कि प्रबलता अधिक, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होने पर, अधिक होने पर मैंने क्या कहा था? अधिक होने पर
विक्षेप अधिक होगा, विक्षेप अधिक होगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप डाल लीजिए, इनको नोट करिए, तीनों को तीन कारक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब देखिए, अभी जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी E/m बराबर 1.76 कूलाम प्रति ग्राम। तो यहां से जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमने इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इसको ना तो हमें E की वैल्यू पता है और ना ही हमें M की वैल्यू पता है, हमने टोटल वैल्यू को निकाला है। ये E/m की कुल वैल्यू को निकाल रखा है। हमें ये नहीं पता है E कितना है और M कितना है, ये पॉइंट दिमाग में बिठाइए अपना। तो अभी हमें E और M की वैल्यू का मान निर्धारण करना है बेटा, क्या बात समझे। अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो किया है E/m टोटल। E की वैल्यू कितनी है वो नहीं अभी गणना हो पाई है और ना ही अभी M की वैल्यू की गणना हो पाई है। तो यहां पर E/m तो हमें पता कर लिया, लेकिन हमने पता नहीं कर पाए E की वैल्यू M की वैल्यू, दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं पता कर पाए। तो E की वैल्यू और M की वैल्यू को पता करने के लिए हमारे किताबों में एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या मेथड। तो मिलिकन ने जो है एक ऑयल में जानते हो ना, तेल बूंद विधि, एक तेल बूंद विधि दी। इस तेल बूंद विधि के द्वारा E की वैल्यू निकाली गई, और जब E की वैल्यू निकाल ली गई, टोटल वैल्यू पता थी, तो M की वैल्यू निकल आएगी ना, तब M का मान निकाला गया। लेकिन मिलिकन ने क्या निकाला था, E मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है ये निकाली थी मिलिकन ने। तो इस वाले टॉपिक पे हम जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। मिलिकन का तेल बूंद विधि या मिलिकन की तेल बूंद विधि, इस पे चर्चा जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते जाइए।